वेलकम टू एमटी लर्निंग्स, एक प्रभावी पहल। साथियों, एमटी लर्निंग्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने सेशन नंबर 4 पर पहुंच गए हैं, लैंग्वेज पॉलिटिक्स एंड स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले हमने इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस को अपलोड कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर विजिट कीजिए और एक एक वीडियो को देखिए और समझिए। आइए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज, भाषा को लेकर के किस प्रकार का तनाव उत्पन्न हो रहा था। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत को दो भागों में डिवाइड किया गया था, अर्थात दो पार्ट थे। यानी कि एक पार्ट जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा गवर्न हो रहा था और दूसरी तरफ जो है प्रिंसली स्टेट से 1948 तक आते आते जो है भारत ने पूरे कहें कि सभी राज्यों को एक करके भारत को यूनाइटेड कर दिया था। लेकिन भाषा का तनाव जो है अभी भी बना हुआ था। कई राज्य भाषा को लेकर के चिंतित थे कि वो कौन सी लैंग्वेज को फॉलो करेंगे। अल्टीमेटली अगर प्रीवियसली बात की जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा था। इट मीन्स दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज फॉलोड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश साइमल्टेनियसली during the period of British era. At that point of time, the Congress Party, which was the major political party during the independence movement, they had decided that they will not follow a language division। यानी कि वो भाषा का जो बंटवारा है, भाषा को लेकर के जो जो स्टेट्स का बंटवारा है, डिवीजन होगा, स्टेट डिवीजन जो होगा उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। एंड देयर वाज अ मल्टीपल अप्रहेंशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड व्हाट द कांग्रेस वर थिंकिंग अबाउट दैट, they were thinking if we are going to follow the division of a state on the basis of a language, it will become a very hazardous for the country। ये कंट्री के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे कि किस प्रकार के खतरे हो सकते हैं, डिसरप्शन, डिसइंटीग्रेशन, भारत का जो है टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। जिस प्रकार से हमने यूनाइट किया था वो सब अलग हो सकते हैं। सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी उस समय थी। आप जानते हैं पार्टीशन के टाइम पर किस प्रकार का बंटवारा हुआ था और आर्थिक सामाजिक चुनौतियां उस भारत निपट ही रहा था। तो उस समय के नेताओं ने यह तय किया कि अभी जो है इस मसले को हम पोस्टपोन कर देते हैं और आने वाले वक्त में यानी कि कुछ समय बाद जो है इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करेंगे, तब हम जो है इससे निपट लेंगे। तो उस समय के लीडर ने यही डिसाइड किया था। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो स्टूडेंट, जैसे ही केंद्र सरकार ने जो है डिसीजन लिया कि हम जो है लैंग्वेज फॉर्मेशन को, लैंग्वेज जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स को हम पोस्टपोन करेंगे, वैसे ही साउथ इंडिया के अंदर कई सारे जो नेता थे, कई सारे लोग थे, उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। यानी कि सेंटर के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वो पोस्टपोन करेगा और कांग्रेस के ही नेताओं ने, यानी कि कांग्रेस के नेताओं ने, दे डिड नॉट परसीव द कांग्रेस वॉइस एट द सेंटर, दे डिड नॉट परसीव द डिसीजन ऑफ अ कांग्रेस व्हिच हैज बीन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट। अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते आंध्र प्रदेश की मांग शुरू होने लगी और मद्रास प्रोविंस जो था, जो एक बड़ा प्रोविंस था, मद्रास प्रोविंस को रीऑर्गेनाइज करने की बात करी गई, जिसमें आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट की बनाए जाने की मांग की गई, जिसे विशाल आंध्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है उनके खिलाफ आंदोलन तो जारी ही रहता है। लेकिन कुछ समय बाद एक नेता निकल करके आते हैं, पोटी श्रीरामुलु। क्या नाम है इनका? पोटी श्रीरामुलु। ये नेता गांधीवादी नेता होते हैं, गांधी के विचारों पर चलने वाले नेता होते हैं और ये जो है ये जो है फास्ट रखने की बात करते हैं, यानी कि जो है फास्ट रखेंगे गांधी जी की तरह। और आफ्टर 56 डेज बाद, यानी कि 56 दिनों बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि ही वाज डाइड। तो व्हाट हैपेंड लेटर, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो है वही होना है जो आपने ऊपर देखा है अभी, कि आपने ऊपर रीड किया कि आंदोलन शुरू हो जाता है, बड़ी मात्रा में लोग सड़कों पर आते हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट इन द मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर रिजाइन्ड देयर सीट्स इन अ प्रोटेस्ट। तो दैट वाज अ वेरी रिमार्केबल थिंग ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैनी ऑफ द रीडर्स हैड जॉइन्ड दिस मूवमेंट एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली कम अंडर द प्रेशर। तो सरकार जो है अपने आप ही प्रेशर के अंदर आ गई, क्योंकि जब सारे ही नेता उसमें इन्वॉल्व हो गए तो सरकार को तो प्रेशर में आना ही था। देखते ही देखते ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है ये बड़ा आंदोलन बनता चला गया और फाइनली 1952 में आकर के सरकार को जो है बात माननी पड़ी। प्रेशर में सरकार थी ही पहले से ही, क्योंकि नेताओं ने जो है इस्तीफा दे दिया था। तो सरकार जो है प्रेशर में आई, 1952 में आंध्र प्रदेश स्टेट को बना दिया गया और उसके बाद जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस को भी सरकार को मानना पड़ा और वो प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। अब आते हैं आगे क्या होता है। देखिए, जिस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही थी उसी दृष्टिकोण में जो है भारत सरकार ने दबाव को सहना पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई ना, प्रेशर में तो आना ही था।
they struggled for the central government into appointing the State Reorganization Commission in 1953. So finally the government of India had decided we are going to form the State Reorganization Commission, यानी कि हम जो है एक State Reorganization Commission बनाएंगे जो अपनी रिपोर्ट हमको सबमिट करेगा और उसका काम ये होगा कि वो भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर किस प्रकार के स्टेट को डिवाइड किया जा सकता है, वो ये काम करेगा। तो फाइनली इन 1956 स्टेट रिओर्गेनाइजेशन हैड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया था और 1956 तक आते आते सरकार ने उसके कानून को पास कर दिया और पास करते ही 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी को बना दिया गया। यानी कि इंडिया के अंदर क्या हुआ दोस्तों कि इंडिया के अंदर जो है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी जो है तैयार हो चुके थे। तो क्या लैंग्वेज का इशू यहां पर सॉल्व हो गया? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो भारत तो जो है लैंग्वेज के कहें कि लैंग्वेज के आंदोलन तो पर तो सवार हो चुका है, एक एक करके भाषा को लेकर के मांग अब होनी ही थी। देखिए भारत क्या सोच रहा था, भारत ये सोच रहा था कि यदि इंडिया, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंसर्न इन द अर्ली ईयर वाज दैट डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट वुड एंडेंजर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। भारत की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इससे भारत के टुकड़े हो सकते हैं। सरकार के ऊपर यह दबाव था कि भारत को एक बना के रखे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक किया था। लेकिन बाद में यह माना गया यदि आप क्षेत्रीय स्तर पर, भाषाई स्तर पर यदि जनता की बातों को मान लेंगे तो इससे बहुत ज्यादा खतरा नहीं होगा, क्योंकि जब जनता की बात को आप मान ही लेंगे तो खतरा होने की कोई बात ही नहीं है। तो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन से एक बेनिफिट तो निकल करके आया। अकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ लिंग्विस्टिक स्टेट वर आल्सो सीन एज अ मोर डेमोक्रेटिक। तो ये तो लोकतांत्रिक हो गया, भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के अंदर यदि आप जनता की आवाज को सुन रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो गया ना। तो भारत तो डेमोक्रेसी में जी रहा था, तो ये तो फिर गलत नहीं हुआ। जो पहले सोच रहा था वो शायद ठीक नहीं था और अब जो है ठीक हो गया है। लेकिन जो लैंग्वेज इशू है ये यहां पर रुकने वाला नहीं था। Linguistic reorganization also gave some uniform basis to the drawing of a state boundaries. It did not lead to a disintegration of the country. और इससे कम से कम ये बात निकल करके सामने आ गई कि यदि आप भाषा के आधार पर कोई स्टेट बनाएंगे तो इससे कम से कम देश के टुकड़े तो नहीं होने वाले हैं, इतना तो मान करके चलिए। तो इंडियन गवर्नमेंट हैड एक्सेप्टेड दीज थिंग्स। तो भारत ने जो है इसको कहीं ना कहीं मान लिया कि देश के टुकड़े नहीं होने वाले हैं। तो फिर क्या होगा? देखिए, it was a choice in a favor of recognizing and accepting the existence of differences which could at times be oppositional. Democracy, in other words, was associated with the plurality of ideas and way of life. Much of the politics in the later period was to take place within this framework. यानी कि भारत ने कहीं ना कहीं ये मान लिया कि आप जनता की जो विचार हैं, जो विपरीत विचार हैं, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और डेमोक्रेसी का यही मतलब है कि डेमोक्रेसी जो है वो प्लुरलिटी को जो है, बहुलतावाद को जीती है। ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी में चीजें होती हैं और अगर आपको डेमोक्रेसी को सरवाइव कराना है तो आपको अपोजिशन की जो बात है या अपोजिशन जो व्यूज हैं उसको मानना पड़ेगा। और अगर जनता ये कह रही है कि उसको राज्य चाहिए तो आपको वो देना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यही भारत की लोकतंत्र का एक बुनियादी आधार आगे चल करके बना। और देखते ही देखते जो है 1956 के बाद कई सारे स्टेट बनने की शुरुआत होने शुरू हो गया। पहला प्रयोग किया गया बॉम्बे और जो है गुजरात को लेकर के, जहां पर मराठी और गुजराती स्पीकिंग दो लैंग्वेज स्पीकिंग स्टेट थे और फाइनली जो है दोनों को बाइफरकेट किया गया 1960 में और दो अलग स्टेट बना दिए गए। इसके अलावा पंजाब को भी बाइफरकेट किया गया 1966 में आकर के। पंजाब के अंदर हरियाणा, पंजाबी स्पीकिंग और हिली एरिया तीन जो है पार्ट थे और तीनों को डिवाइड करके पंजाब, हरियाणा और जो है हिमाचल प्रदेश को बना दिया गया। तो यही वो परिस्थितियां थी जहां पर एक शुरुआत हुई स्टेट बनने की और देखते ही देखते लगातार स्टेट बनने शुरू हो गए। यही इंडिया की लैंग्वेज पॉलिटिक्स रही है। आते हैं आगे चल करके क्या होता है, 1972 तक आते आते जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था वहां पर डिवीजन शुरू हो गया। आसाम से जो है अलग करके मेघालय को बनाया गया, बाद में मणिपुर और त्रिपुरा भी उसी में से बने। मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग इन 1987। पहले वो यूनियन टेरिटरी था और बाद में जो है 1987 में उसको फुल स्टेट जो है फुल फ्लेज स्टेटहुड दे दिया गया। नागालैंड भी जो है 1963 में स्टेट बन गया। तो एक एक करके जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बनते चले गए। प्यारे साथियों, एक बात समझने की यहाँ पर और है, ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है ये सारा का सारा रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज बेस पर हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लैंग्वेज के अलावा यहाँ पर कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक जो कम से कम जो हमारे बॉर्डर स्टेट है वहां पर रणनीतिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट्स का फॉर्मेशन। तो ये सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ही राज्यों का निर्माण किया जा रहा है, इस चीज को आप याद रखिएगा। इन द लेटर ईयर सब रीजन रेज डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ अ सेपरेट रीजनल कल्चर।
तो कल्चर के आधार पर भी स्टेट बने हैं इंडिया के अंदर। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों ही राज्य जो है ट्राइबल कम्युनिटी और उत्तराखंड जो है वो पहाड़ी एरिया के आधार पर बनाए गए हैं। इसके अलावा भारत के अंदर जो है अलग अलग राज्यों की डिमांड हो रही है, जैसे कि विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर, हरित प्रदेश जो है यूपी के अंदर। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है नॉर्थ रीजन जो है वेस्ट बंगाल के अंदर डिमांड हो रही है, दार्जिलिंग हो गया आसाम के अंदर, बोडोलैंड की डिमांड हो रही है। ये सारी डिमांड जो है भारत के अंदर चल रही है। कुछ डिमांड इसमें से ऐसी हैं जो कि सेसेशनिस्ट मूवमेंट या भारत से अलग होने पर भी आती हैं, जिसको हम आगे चल करके पढ़ेंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में भाषा को लेकर के कई सारे डिमांड हो रही है। यदि सारी डिमांडों को मान भी लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में अभी भी 50 राज्य बन सकते हैं। हालांकि उन परिस्थितियों में हमको जाना नहीं है और छोटे राज्यों के सभी फायदे होते हैं, कुछ नुकसान नहीं होता, ये भी कहना गलत होगा। कुछ ना कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट होते हैं। नेगेटिव पॉइंट भी हम आगे चल करके समझेंगे, किस प्रकार के छोटे राज्यों के नेगेटिव पॉइंट निकल करके सामने आते हैं। तो वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको कैसा लगा कमेंट थ्रेड में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।